विद्यार्थियों नमस्कार। लेट्स बायोलॉजी के चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। पिछली क्लास के माध्यम से मैंने आपको क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को फिनिश किया था। आज मैं आपको इस क्लास में क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अर्थात पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन कराऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं अध्याय क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 2। अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स। इस अध्याय 2 का हम भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है किस प्रकार से होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल माने हो जाता है लैंगिक, रिप्रोडक्शन अर्थात जनन, फ्लावरिंग माने पुष्पों में यानी पुष्पी पादपों में किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन अर्थात किसी पौधे का दोबारा से उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको मैं आपको समझाता चलता हूं कि पादप जाति में आवृतबीजी पौधे जो होते हैं विशिष्ट होते हैं। पौधे 2 प्रकार के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं आवृतबीजी और दूसरे होते हैं अनावृतबीजी। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब आवृतबीजी कौन से होते हैं और अनावृतबीजी कौन से होते हैं? आवृतबीजी पादप वो होते हैं जिनमें बीज जो होता है फल के अंदर पाया जाता है, और अनावृतबीजी पादप वो होते हैं जिनमें बीज जो होता है नग्न अवस्था में पाया जाता है। और आवृतबीजी पौधों में खास करके पुष्पों के द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। इसीलिए आवृतबीजी पौधे जो होते हैं वह विशिष्ट होते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आवृतबीजी पौधे कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं, क्योंकि इन पौधों पर पुष्प लगते हैं और निषेचन के पश्चात अंडाशय जो होता है वह फल में कन्वर्ट हो जाता है, और अंडाशय के अंदर पाए जाने वाला भाग जो बीजांड होता है वह बीज में बदल जाता है। अगर हम इन पौधों के जीवन इतिहास की अगर बात करें तो एक अत्यंत विकसित बीजाणुभिद अवस्था पाई जाती है, स्पोरोफाइट। ठीक है ना? बीजाणुभिद अवस्था पाई जाती है, तथा इस अवस्था में क्या होता है, एक बहुत कम विकसित एक युग्मकोद्भिद अवस्था मिलती है। एक अवस्था कौन सी होती है? अत्यंत विकसित बीजाणुभिद अवस्था होती है, और एक बहुत ही कम विकसित युग्मकोद्भिद अवस्था भी पाई जाती है। ये दोनों पीढ़ियां क्या करती हैं? ये दोनों पीढ़ियां पुष्पों के जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती जाती रहती हैं। ठीक है ना? क्या करती हैं? एक दूसरे के बाद आती जाती रहती हैं। इसी प्रक्रिया को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, यानी पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। बीजाणुभिद अवस्था जो होती है वो द्विगुणित अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? द्विगुणित अवस्था होती है। बीजाणुभिद द्विगुणित अवस्था होती है, और जबकि युग्मकोद्भिद जो होती है वो अगुणित अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? अगुणित अवस्था होती है। अब अगुणित क्या और द्विगुणित क्या होता है तो इसको मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि पुष्प की संरचना में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से पार्ट उसमें होते हैं, और उन पार्टों को क्या क्या नाम दिया जाता है।
ठीक है ना, और उन पार्टों का क्या क्या कार्य होता है प्रिय विद्यार्थियों। तो चलते हैं, सर्वप्रथम हम पुष्प की संरचना बनाएंगे, उसके बाद इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं हम पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इस वाले भाग को परागकोश कहते हैं। इस संपूर्ण भाग को पुंकेसर कहा जाता है। इस भाग को पुतंतु कहते हैं। इसके अंदर, परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। ये वाला भाग जो होता है यह अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर ये वाला भाग जो होता है वह बीजांड कहलाता है। और इस वाले भाग को हम दल कहते हैं। इसको बाह्य दल कहते हैं। इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। इसको वर्तिका कहते हैं। और वर्तिकाग्र से लेकर के अंडाशय तक का संपूर्ण भाग जो होता है इसको जायांग कहा जाता है। जायांग जो है वह मादा भाग कहलाता है। वहीं पुंकेसर जो होता है वह नर भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? नर भाग कहलाता है। अगर हम अंग्रेजी की अगर बात करें नामों की, तो परागकोश को एंथर कहते हैं। इसको पोलन ग्रेन कहते हैं। इसको एंड्रोसियम कहते हैं। इसको फिलामेंट कहते हैं। अंडाशय को ओवरी कहा जाता है।
बाह्यदल जो हो सॉरी दल जो होता है इसको पेटल कहते हैं। बाह्यदल जो होता है इसको सेपल कहा जाता है। बीजांड को ओव्यूल कहते हैं। जायांग को गायनोसियम। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा और वर्तिका को स्टाइल कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसमें होता क्या है कि परागकोश जो होता है उसमें नरयुग्मक परागकण का निर्माण होता है। परागकण कौन सा युग होता है? पुष्प का नरयुग्मक होता है। अब इस बीजांड में अंडकोशिका पाई जाती है। बीजांड में क्या पाई जाती है? अंडकोशिका। और इस अंडकोशिका को अंग्रेजी में एग सेल कहते हैं। अंडकोशिका जो होती है वो मेल गैमेट होती है, फीमेल गैमेट होती है। फीमेल गैमेट अर्थात मादा युग्मक। और नर युग्मक को मेल गैमेट कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। अब इसमें होता क्या है, पुष्प में प्रोफेसर गोथे के अनुसार, अगर बात करें हम एक प्रोफेसर गोथे के अनुसार, प्रोफेसर गोथे ने बताया है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित का मतलब पुष्प में समय के अनुसार निश्चित समय अंतराल पर क्या होता है, इसमें रूपांतरण यानी परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि पुष्प का काम क्या है? जनन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कितने भाग पाए जाते हैं? 4 भाग पाए जाते हैं। अब इसमें से सबसे पहले 2 भाग जो होते हैं वह होते हैं आवश्यक चक्र के। कौन से भाग होते हैं? 2 आवश्यक चक्र के होते हैं। ठीक है ना। आवश्यक चक्र कौन कौन सा होता है? आवश्यक चक्र पहला होता है इसमें जायांग और दूसरा होता है इसमें पुमंग। दूसरा कौन सा होता है? पुमंग। क्योंकि इनके बिना पुष्प में जनन की प्रक्रिया अर्थात प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि जब नर भाग और मादा भाग जायांग नहीं होगा तो पुष्प में प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं होती है। और अगर बात की जाए दूसरे चक्र की, तो दूसरा चक्र इसमें होता है सहायक चक्र। कौन सा चक्र होता है? सहायक चक्र। सहायक चक्र में 2 भाग होते हैं। सहायक चक्र में कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक होता है पहला बाह्यदल पुंज और दूसरा होता है दलपुंज। ठीक है ना। अगर हम बात करें बाह्यदल पुंज की, तो बाह्यदल पुंज जो होता है पुष्प का प्रथम चक्र कहलाता है, जो अनेक बाह्यदलों से मिलकर के बनता है। ठीक है ना। बाह्यदल पुंज का निर्माण जो होता है ये क्या है? बाह्यदल पुंज का निर्माण होगा अनेक बाह्यदल मिलकर के। अनेक बाह्यदल मिलकर के बाह्यदल पुंज का निर्माण करते हैं और यह बाह्यदल पुंज पुष्प का प्रथम चक्र कहलाता है। वहीं पर अगर दलपुंज की बात की जाए तो दलपुंज जो होता है वह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? दूसरा चक्र होता है। और दलपुंज का निर्माण अनेक दल मिलकर के करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अनेक दल, एक ये दल हो गया, इसी के समान एक और दल होगा, ये सभी दल आपस में मिलकर के दलपुंज का निर्माण करते हैं। तो वही बाह्यदल पुंज का निर्माण अनेक बाह्यदल मिलकर के करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर बात करें हम पुमंग की, पुमंग जो होता है पुष्प का तीसरा चक्र कहलाता है। कौन सा चक्र कहलाता है? तीसरा चक्र कहलाता है। और यह नर जननांग है। कौन सा अंग है? नर जननांग है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। ठीक है ना।
यानी नर जननांग है और यह प्रजनन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रत्येक पुमंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहा जाता है। प्रत्येक पुमंग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। क्योंकि पुमंग जो होते हैं एक तो होता नहीं है, एक से अधिक मात्रा में होते हैं और एक से अधिक मात्रा में पुमंग मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं और वह पुंकेसर नरभाग होता है। अब बात आती है जायांग की। जायांग जो होता है वह पुष्प का चौथा चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? चौथा चक्र होता है और इसको मादा जननांग कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन मादा जननांग कहलाता है। इस चक्र में एक या एक से अधिक अंडप पाए जाते हैं। ठीक है ना? क्या पाए जाते हैं? अंडप पाए जाते हैं। और अंडप का निर्माण जो होता है, अंडप का निर्माण पुष्प में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, अर्थात आपको मैं स्पष्ट करता चलूं कि अंडप का निर्माण 3 भाग मिलकर के करते हैं। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। ये आपस में तीनों मिलकर के अंडप का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंडप का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि पुष्प में सहायक चक्र का काम क्या है। आवश्यक चक्र का तो काम हो गया, हम समझ गए कि यह प्रजनन के लिए दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जायांग मादा जननांग है, पुमंग नर जननांग है। अब सहायक चक्र का काम क्या है? देखो, सहायक चक्र जो होते हैं वह पुष्प को सहायता प्राप्त करते हैं और सुरक्षा भी उनकी करते हैं। अब सहायता कैसे करते हैं? क्योंकि पुष्पों में पाए जाने वाले दल और बाह्यदल जो होते हैं, दल जो होता है कैसा होता है? रंगीन कलर का होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है। और यह कीटों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट, अर्थात आकर्षित करता है। और यह आवश्यक चक्रों की सहायता भी करते हैं। ठीक है ना? कौन? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ गए कि पुष्पों में क्या क्या होता है। अब बात आती है कि पुष्पों में बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्था। उससे पहले हमने समझा था कि बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो अगुणित होती है, जबकि युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो कैसी होती है? अगुणित होती है। अब अगुणित और द्विगुणित कैसे होती है, तो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। पुष्प में नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है? परागकण। क्या होता है? परागकण होता है। परागकण जो है वो क्या है? एक युग्मक है। वहीं पर मादा भाग जायांग के अंदर पाया जाने वाला अंडकोशिका जो है वह भी क्या है? एक युग्मक है। अब जब तक नरयुग्मक परागकण और मादायुग्मक अंडकोशिका आपस में संलेत नहीं होती, क्योंकि ये युग्मक जो होते हैं वो अगुणित अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं? अगुणित अवस्था में होते हैं। जब तक ये दोनों युग्मक आपस में संलेत नहीं होंगे तब तक किसका निर्माण? युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। किसका निर्माण नहीं होगा? युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। अर्थात पुष्प के अंदर निषेचन की प्रक्रिया अर्थात प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो जब ये युग्मक आपस में मिल करके प्रजनन की क्रिया को पूर्ण करते हैं तब उसमें क्या होता है? बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। अब बीजाणुद्भिद जो होती है, अब जब परागकण अगुणित है और इधर अंडकोशिका भी अगुणित है, अगुणित आपस में मिल करके द्विगुणित का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? द्विगुणित का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? तो बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है, बीजाणुद्भिद अवस्था के द्वारा बीज का निर्माण होता है। तो बीज जो होता है वह द्विगुणित होता है, जबकि युग्मकोद्भिद अवस्था में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक दोनों
जायांग में पाए जाने वाला मादा युग्मक अंडकोशिका और पुमंग में पाए जाने वाला नर युग्मक परागकण दोनों ही युग्मकोद्भिद अवस्था में जब होते हैं तो वह अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। जब दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं तब वह द्विगुणित बीजाणुद्भिद का निर्माण करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप समझ गए होंगे कि बीजाणुद्भिद अवस्था द्विगुणित कैसे होती है और युग्मकोद्भिद अवस्था अगुणित किस प्रकार से होती है। ठीक है ना। तो आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं और बाह्यदल पुंज को सहायक चक्र कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना, जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। जबकि जायांग को आवश्यक चक्र कहा जाता है और पुमंग भी आवश्यक चक्र है, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि इनके बिना जनन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। अब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात की जाए तो आवृतबीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। ठीक है ना। आवृतबीजी पौधे मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं, आवृतबीजी पौधे वो पौधे कहलाते हैं जिनमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। तो आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है उसकी प्रक्रिया को करने के लिए उसमें लैंगिक अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में क्या होता है? पुंकेसर पाया जाता है। ठीक है ना। अभी आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने उसमें बताया था कि नर भाग कौन सा होता है। तो पुष्प में क्या होता है कि नर जननांग के रूप में कौन पाया जाता है? पुंकेसर पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कौन पाया जाता है? पुंकेसर पाया जाता है। एवं मादा जननांग के रूप में कौन पाया जाता है? उसमें जायांग पाया जाता है। पुंकेसर और जायांग ये क्या है? आवश्यक चक्र हैं। ये नर जननांग है तो जायांग मादा जननांग है। पुंकेसर एवं जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अब इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी। पुंकेसर के अंदर भी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी, तो वहीं जायांग के अंदर भी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के बाद पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण कहां होगा? पुंकेसर के अग्रभाग, पुंकेसर के अग्र अर्थात शिखर पर पाए जाने वाले पराग कोश में। किसमें? पराग कोश में। पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है एवं महाबीजाणु का निर्माण होता है। पराग कण से नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट, पराग कण से किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है एवं महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात की जाए जायांग के अंदर तो यहां पर क्या होता है? महाबीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? महाबीजाणु का निर्माण होता है। और महाबीजाणु के निर्माण से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद से किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। और नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परागकण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समझ गए होंगे ना। अब मादा युग्मकोद्भिद जो होती है, क्योंकि महाबीजाणु जायांग में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा महाबीजाणु बनता है और महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और यही युग्मकोद्भिद आगे प्रोसेस करके अंड कोशिका को बनाती है। किसको बनाती है? अंड कोशिका को बनाती है। अब यही अंड कोशिका जो होती है वह क्या है? वह क्या है? मादा युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा युग्मक कहलाता है। अब आगे क्या होता है कि नर युग्मक एवं अंड के संयुग्मन से, अब नर युग्मक क्या? नर युग्मक जो होता है वह कौन है? परागकण। कौन है वह? परागकण। प्लस अब क्या है यहां पे? मादा युग्मक अंड कोशिका। क्या होती है? अंड कोशिका। दोनों के संयुग्मन से, संयुग्मन का मतलब दोनों के निषेचन से। ठीक है ना। अब संयुग्मन होगा, फ्यूजन हो जाएगा। अब संयुग्मन होने से किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज का। ठीक है ना, जिसको जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको
जायगोट कहते हैं। अब निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं। युग्मनज क्या करता है, आगे इसमें परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट कर करके यह युग्मनज बीजांड के अंदर बीज का निर्माण करता है, सीड का निर्माण करता है, जिसके अंकुरण से नए बीजाणुद्भिद का विकास होता है। जब बीज में अंकुरण की प्रक्रिया होगी तो उससे नए बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे ना कि पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है। आज की क्लास में इतना ही। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये विषय अच्छे से समझ में आ रहा है तो कृपया करके मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।